नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंवरा। आज हम आपको लिए चलते हैं शास्त्रीय संगीत की दुनिया में, जहां है तबले की ताल तो वहीं ध्रुपद गायकी का कमाल। जी हां, आज लय ताल में आपको लिए चलते हैं सामापा संगीत सम्मेलन में। नई दिल्ली के कमानी सभागार में 21वें सामापा संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुपोरी अकादमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स ने इस वार्षिक संगीत समारोह का आयोजन किया था। 3 दिवसीय यह आयोजन शास्त्रीय गायन और वादन को समर्पित रहा। पिछले 21 सालों में सामापा का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है वो ये रहा है कि वो आर्टिस्ट जो संगीत को ही अपनी दुनिया मानते हैं उनको प्रेजेंट किया जाए। यानी सिर्फ पॉपुलैरिटी ही एक वैसा माध्यम नहीं है, आपकी जो पूरी ज़िंदगी की रियाजत है वो भी मैटर करती है। और लोग बहुत पसंद करते हैं। एक बहुत अच्छे नंबर्स में सामापा में सब लोग शिरकत कर रहे हैं। इस बारी भी उसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पे रिस्पांस देख रहे हैं। और इस बारी जो हमारे मेन कलाकार हैं उसमें उस्ताद अकरम खान जी का तबला, पंडित उमाकांत गुंडेचा जी जो पद्मा अवॉर्डी हैं, अपने नेफ्यू के साथ अनंत गुंडेचा उनका ध्रुपद, उसके बाद पंडित रितीश मिश्रा, पंडित रजनीश मिश्रा जी का वोकल, और पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार जी का बांसुरी, और उसके बाद हमारे सोपोरी सूफियाना घराना जो संतूर का हमारा एंशंट घराना है, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन है तो जाहिर है मैं संतूर बजा रहा हूँ। और हमारे ही घराने की क्योंकि प्रेजेंटेशंस भी हैं तो उसमें रागनी रेणु का सूफी और भक्ति वोकल भी इस फेस्टिवल में इंक्लूड किया गया। 21 से 23 नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन का हर दिन खास था। पंडित रितेश मिश्रा और पंडित रजनीश मिश्रा के गायन और पंडित रोनू मजूमदार की बांसुरी के साथ सम्मेलन की शुरुआत हुई। दूसरे दिन का आगाज उस्ताद अकरम खान के एकल तबला वादन के साथ हुआ। अकरम खान अजराना घराने से ताल्लुक रखते हैं। तबला वादन की कला उन्हें विरासत में मिली है। सामापा जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया है हमारे हिंदुस्तान का, जो पंडित भजन सुपुरी जी ने इसको कायम किया, और वो इसलिए भी किया कि आने वाली जनरेशन भी और जो अभी के कलाकार हैं वो सबको स्टेज देना उनका एक सोच था। तो और इस परिवार से, सुपुरी परिवार से मैं पिछले 35-40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बजा के यहाँ आके अच्छा लगता है कि जिस परिवार से, जिस घराने से मैं
पिछले 35-40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आज उसी मंच पे और उन्हीं लोगों के लिए मेरा सोलो कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैं अपनी तरफ से सामापा के लिए और सोपोरी परिवार के लिए, फैमिली के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी सामापा इसी तरह से मंच प्रदान करता रहे, इसी तरह से कलाकारों को सिखाता भी रहे और उनको स्टेज भी देता रहे। उस्ताद अकरम खां के तबला वादन के बाद पंडित उमाकांत गुंडेचा के ध्रुपद गायन ने माहौल को और सुरीला बना दिया। कर तार करम कर तो सब का छुपावे, जब कर तार करम कर जब करता उमाकांत गुंडेचा का साथ दे रहे थे युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले ध्रुपद गायक अनंत गुंडेचा। जब कर तार जब कर तार जब कर तार जब कर तार कर तार कर तार जब कर तार करम करे तो सब सब का छुपावे नाद वेद शोध संगीत करतार। भजन सोपुरी जी से जो है हमारा बहुत पुराना परिचय है। पंडित भजन सोपुरी और हम दोनों भाई, मैं और मेरा छोटा भाई रमाकांत, हम मिड 80s में जो है पहला जो संगीत नाटक एकेडमी का यूथ फेस्टिवल हुआ था, उसमें हम लोग साथ में गए थे भुवनेश्वर। तब से हमारी दोस्ती, मतलब मिड 80s से 85-86 से समझ लीजिए तो आज कितना हो गया साल, तब से उनसे इतनी दोस्ती थी और वो दिनों दिन प्रगाढ़ होती गई और कई जगह हम लोगों ने स्टेज साझा किया। जब इन्होंने सामापा शुरू किया तो मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा ही सामापा सम्मान भी उन्होंने हमें दिया था। और भजन भाई निश्चित रूप से हमारे देश के जो हैं वो एक प्रतिष्ठित संतूर वादक रहे हैं, जिन्होंने संतूर को एक नई प्रतिष्ठा दिलाने में बहुत महती योगदान दिया है। जी, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने दिग्गज कलाकारों के बीच में बैठ के मुझे मेरा ध्रुपद गायन प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। इतने प्रतिष्ठित समारोह में, जो कि 21वां सामापा संगीत सम्मेलन होने जा रहा है, इतने महान संतूर वादक पंडित भजन सोपुरी जी की याद में हो रहा है इस कार्यक्रम को। और कमानी ऑडिटोरियम, जो कि दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानीय प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा हूँ। उमाकांत गुंडेचा और अनंत गुंडेचा के ध्रुपद गायन में पखावज पर संगत कर रहे थे डॉक्टर विश्वंभर नाथ मिश्र। विश्वंभर नाथ मिश्र वाराणसी के 3 सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक के महंत हैं। इसके साथ ही वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के IIT इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर भी हैं। देखिए, प्रोफेशनली हम तो हैं टेक्नोक्रेट और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में IIT BHU में प्रोफेसर हूँ। हमारा विधा ये है नहीं और कहीं ना कहीं से सामापा जो है इसके लिए जिम्मेदार भी है। हमने इसको बजाना करीब 1980 में छोड़ दिया था। तो हमसे एक दिन हमारे यहाँ ध्रुपद मेला में भजन जी आते थे, तो उन्होंने कुछ माइक टेस्टिंग के लिए कहा है कि अपना थोड़ा पखावज लाइए, ज़रा देखें टोनल क्वालिटी क्या है। तो उसमें उन्होंने हमसे झटके में संगत भी करवा लिया। तो ऐसे फिर हम जो है करीब 2016-17 में एक तरह से इंट्रोड्यूस हुए। तो क्रेडिट सामापा का है
कि भजन जी ने हमको एक तरह से इस प्लेटफॉर्म पर खींच के लाए वो, तो अब मैं रेगुलर अब बजा रहा हूँ। सम्मेलन का समापन रागिनी रेणु के सूफियाना और भक्ति संगीत और पंडित अभय रुस्तम सोपोरी के संतूर वादन के साथ हुआ। शास्त्रीय गायन और वादन के इस समागम का दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। सम्मेलन में युवाओं की सहभागिता शास्त्रीय संगीत के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जब 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 करता जब से 30 नवंबर तक नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के एनेक्सी आर्ट गैलरी में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज कला दर्शन में आइए देखते हैं इसी प्रदर्शनी की कुछ झलकियां। मुंबई कई मायने में खास है। समुद्र का किनारा, ऊंची ऊंची इमारतें, व्यस्त जीवन शैली और वहां की बारिश। एक कलाकार मन को उर्वर बनाए रखने के लिए यहाँ जरूरी सभी चीजें हैं। यही वजह है जिसने एक ब्यूरोक्रेट को कलाकार बना दिया। मिलिए वंदना कृष्ण से, जो रिटायर्ड IAS हैं। ये सभी चित्र वंदना कृष्ण के चित्र संग्रह रिफ्लेक्शंस की हैं। इस संग्रह में 32 चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। दिल्ली में वंदना कृष्ण की ये पहली चित्र प्रदर्शनी है। ये बॉम्बे की थीम पर है। मोस्टली बॉम्बे, क्योंकि मैं वहाँ पे ही अब रहती हूँ और वहीं से मेरी ज़्यादा इंस्पिरेशन है। वहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो रेनी सीज़न है, बारिशों में वो जैसा लगता है बॉम्बे, वो मुझे अच्छा लगता है पेंट करना। और जो वहाँ की जो ग्लास बिल्डिंग्स है उसमें जो रिफ्लेक्शंस दिखते हैं वो थोड़े से मैं डिस्टॉर्ट कर देती हूँ, थोड़ी मेरी इमेजिनेशन यूज़ करके। वो मुझे अलग अलग डिस्टॉर्शंस पेंट करना अच्छा लगता है। कुछ और जैसे इमेजेस, लाइट्स के डिस्टॉर्शंस, चाहे पानी में हो, चाहे ग्लास में हो, चाहे सनसेट है, तो ये सब सी में है, बोट्स के रिफ्लेक्शंस है, ये सब मुझे पेंट करना अच्छा लगता है। वंदना कृष्ण एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन 24 नवंबर को प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना गीता चंद्रन ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के वरिष्ठ फेलो और IIC की कार्यकारी समिति सदस्य डॉक्टर संजीव चोपड़ा, वैली ऑफ वर्ड्स फाउंडेशन की अध्यक्ष रश्मि चोपड़ा, पूर्व वाणिज्य सचिव डॉक्टर अनूप वधावन और वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका निर्जा चौधरी सहित कई अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। यह चित्र प्रदर्शनी 25 से 30 नवंबर तक दर्शकों के लिए उपलब्ध थी। इक्कीस से 23 नवंबर तक लोक एवं जनजातीय कला एवं शिल्प महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के हृदय स्थली में बसा हेरिटेज पार्क सुंदर नर्सरी, वहां की हरियाली और लोक कला और शिल्प के खूबसूरत रंग दोनों का साथ साथ लुत्फ उठाने का बेहतरीन अवसर था अनंत उत्सव। 3 दिवसीय इस उत्सव का आयोजन दिल्ली सरकार के सहयोग से
स्पिक मैके ने किया था। उत्सव में प्रवेश के साथ भील चित्रकला के स्टॉल पर हमारी मुलाकात हुई भील चित्रकला के कलाकार गंगूबाई से। पहले तो वैसे बनाते थे, गेरू मट्टी नेचुरल कलर लेके बनाते थे मट्टी से। तो मट्टी से बनाते बनाते फिर बाद में हम लोग सीट में बनाने लगे। सीट में बनाते बनाते कैनवस पे आ गए। भील में इसको जेवर हम लोग मानते हैं। जो पहले गरीब भी लोग थे, गरीब बहुत थे, तो कोई जेवर पहनने के लिए था, ये बना बना के जाए बुजुर्ग लोग पहनते थे, तो वो ऐसे हमने देख देख के हम भी बनाए। पारंपरिक गहनों से सजी गंगूबाई हमें इन गहनों की विशेषताएं भी बता रही थीं। इसको बोलते हैं बाहटिया। इसको हमेशा पहनते हैं, हमारे यहाँ शादी होती तब। अच्छा, ये कड़क नहीं होता, कड़क नहीं होता, मेरे को नहीं लगता, नहीं पहनती तो। इसको बाहटिया, ये कासला। अच्छा, कासला है। हाँ, और ये गले में बंधा हुआ है, इसको बोलते हैं गहलन। गहलन बोलते हैं। और इसको ये वाले को सड़ा। अच्छा, और ये जो ये है, ये असली असली। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? ये असली है, असली। इसको असली बोलते हैं, इसको बोलते हैं साकली। और सबकी मतलब क्या विशेषता है, कब पहनते हैं, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में शादी में पहनते हैं, जब शादी होती तब पहनते, ऐसे नहीं पहनते। और ये प्रोग्राम में जाती तब पहनती हूँ मैं। भील पेंटिंग के साथ ही यह मधुबनी पेंटिंग और गोंड पेंटिंग के भी स्टॉल्स लगे थे। उत्सव में आने वाले लोग यहाँ इस कला से जुड़ी बारीकियों को सीख सकते थे, साथ ही इस कला से जुड़े विभिन्न उत्पादों को खरीद भी सकते थे। ये पेंटिंग हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, और जब गांव में हम बहुत स्ट्रगल करते करते जब हम दिल्ली में आए तो मुझे कुछ नया चीज़ लगा, और हम सोचे जो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद मेरा ये तरह तरह हम बनाना शुरू किए। जब एग्जीबिशन में कोई छोटे छोटे सामान लेके आदमी की यूजेबल वाला हो, तो हम सोचे जो थोड़ा थोड़ा यूज का सामान ले, ताकि मेरा सामान आराम से बिक जाए। और मार्केट की जहाँ तक बात है, तो मार्केट में कॉपरेट भी अच्छी मिल ही जाती है, और स्पेक में के थ्रू हम लोग बाहर बहुत जगह घूमने का मौका मिला, और वर्कशॉप करने का भी काफ़ी मुझे मौका मिला इन लोगों के थ्रू, और आज हम वहाँ पर उन लोगों के थ्रू ही आए हुए हैं। मुझे काम करते करते 25 साल हो गया है। अपनी मदर से सीखा मैंने काम को। उनके साथ में सिर्फ उनके साथ जाता था कि मुझे मम्मी जाना है, साथ में जाना है। फिर उनके साथ काम करते करते 12 साल की उम्र में मुझे समझ में आया कि हाँ, पेंटिंग करने से पेंटिंग सेल भी होती है। तब मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं पेंटिंग करता हूँ। तब मैंने 12 साल की उम्र से पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। मम्मी के सब साथ में था, तब हम तो बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे थे। हम दस्तकारी आर्ट से जुड़े हुए थे, तो हमने वहाँ पे सीखा कि लकड़ी में, ट्रेज़ में, प्लेट्स में और कुशन कवर में, या बेड शीट हो गए, या दुपट्टा हो गया, साड़ियाँ हो गई, उनमें काम किया हमने। और अभी फ़िलहाल जो काम चल रहा है हैंडमेड पेपर और कैनवास पे है, लेकिन साइज़ के हिसाब से अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जगह तो ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन घर छोटा हो गया है। पहले काम बड़े बिकते थे, अब काम छोटा बिक रहा है। किस उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार फिर हमको छोटा काम करना, हमको कैनवास में करना है या पेपर में करना है। ये पूरा हैंडमेड, सारा हैंडमेड है, प्रिंटेड कुछ भी नहीं है इसमें से। सब हम 2 कंडीशन है, एक पेन है और दूसरा ब्रश है। तो जो ब्रश में जाता है तो उसमें डिटेलिंग ज़्यादा होती है, समय ज़्यादा लगता है, तो उसकी कॉस्टिंग अलग हो जाती है। और पेन से जो करते हैं उसमें फाइनेंस ज़्यादा होता है, फिर को फिनिशिंग ज़्यादा दिखती है उसमें, लेकिन उसके रेट में भी फ़र्क आता है। बांस और बेंत से बनाई गई सामग्रियों को लेकर त्रिपुरा से भी कलाकार इस उत्सव में भाग लेने आए थे। बेत तो आप फ्लेक्सिबल रहता है बेत। जैसे आपको चाहिए बैंड करना है, कुछ मोड़ना है, वो बेत से होता है। तो बेम्बू इतना जल्दी से भून नहीं सकता। बेम्बू थोड़ा सा मुड़ सकता है, वो भी हीट देके करना पड़ता है। जैसे ब्लो लैम्प से ये से हीट देके करना पड़ता है। और केन आपको ऐसे मुड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ली आर्ट, टेराकोटा, पेपर मेशी सहित कैलीग्राफी और सिक्की आर्ट से जुड़े कलाकार अपनी कला कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। इसके साथ ही वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया था।
ये वुड का जो पीस है, इसके ऊपर पहले हम जो है पेपर पे लिखी हुई कैलीग्राफी को पेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर इसकी आउटलाइन की जाती है, जिसको कहते हैं टकाई करना। इस औजार से उसकी टकाई होती है। टकाई करने के बाद हम जो है दूसरा टूल लेके इसकी छिलाई करते हैं पूरी। इसको छीला जाता है पूरा छीलने के बाद ये डीप कर दे, जितना डीप हम कर सकते हैं उतना डीप इसको करते हैं जितना हमें चाहिए होता है। एंड में इसकी फिनिशिंग होती है, नीचे का रेशा बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है और ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्लेन होके नीचे नज़र आता है। तब जाके खूबसूरत सुंदर कैलीग्राफी बन के निकलती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक एक डिज़ाइन बनाने में एक महीना, एक हफ्ता लग जाता है। ये सिक्की ग्रास का आर्टिस्ट हूँ, बिहार से आई हूँ, मधुबनी ज़िला और बाकी गांव पड़ता है मेरा। तो ये मेरी पुश्तैनी आर्ट है जो कि मम्मी लोग 1984 से ही कर रही है। तो सालों साल इस ग्रास से हम लोग ये सारे काम करते रहते हैं। जैसे शादी के टाइम पे ये रोटी बॉक्स हो गया, ज्वेलरी, ये सब दिया जाता हम लोगों में शुभ होता है सिक्की आर्ट का। और फैमिली हम करते हैं और 4-5 हज़ार महिला तक अभी इसे सीख के रोज़गार अपना चला रही है आजीविका। मैं बहुत सारे इयररिंग्स सब भी बनाती हूँ डिफरेंट आइटम के, तो परचेज कर सकते हैं। बहुत सुंदर है ये सब, सारे लाइट वेट में होती है। ये बेंगल्स भी है, सारे हैंड क्राफ्ट है। इक्कीस नवंबर से 23 नवंबर तक आयोजित इस उत्सव की शाम लोक संगीत और नृत्य से सजी हुई थी। पारंपरिक मल्लारी के साथ उत्सव का उद्घाटन हुआ। मल्लारी मंदिर संगीत से संबंधित एक संगीत शैली है जिसे मंदिर के विशिष्ट संगीत वाद्य यंत्र नाग, स्वरम और थविल पर बजाया जाता है। इसे मंदिर परिसर के भीतर देवताओं के अनुष्ठान, पूजा और जुलूसों के दौरान पारंपरिक रूप से बजाया जाता है। लोक नृत्य पुरुलिया छाऊ को भी लोगों ने काफी पसंद किया। यह नृत्य न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। साल 2010 में इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। नृत्य के दौरान पौराणिक कथाओं, महाकाव्यों और लोक कथाओं को दर्शाया जाता है। भगवान शिव और पार्वती से जुड़ी कहानियां इस नृत्य का अहम हिस्सा हैं। अपनी संस्कृति, अपनी लोक कला शिल्प को करीब से जानने का यह आयोजन एक बेहतरीन अवसर था। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।